नमस्कार दोस्तों, मैं हरिओम पांडे एक बार फिर सारा लर्निंग पॉइंट फॉर स्टैटिक जीके एंड करंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज हम फिर डेली हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ मटेरियल आप लोगों के लिए लेके आए हैं और इस उम्मीद के साथ आए हैं कि आपके लिए ये मैटर उपयोगी होगा। आइए शुरू करते हैं आज के हिस्ट्री ऑफ द डे की पहली टॉपिक। आज बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवस की। आज 26 अप्रैल को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है? आज महत्वपूर्ण दिवस है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के बारे में बात करें तो यहाँ पे शब्द को हम समझ लें। बौद्धिक संपदा शब्द है। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य, बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि और संपदा का मतलब है संपत्ति, अर्थात अपनी बुद्धि से द्वारा अर्जित की गई संपत्ति ही बौद्धिक संपदा होती है। जनरल वे में हम बात को समझेंगे। अपनी बुद्धि से द्वारा ऐसी चीज़ अर्जित करना, ऐसी संपत्ति बनाना जिसको हम छू ना सकें या छू कर महसूस ना कर सकें, ऐसी संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? बौद्धिक संपदा संपत्ति। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें जैसे हमने कोई एप्लीकेशन ड्रा किया या एप्लीकेशन हमने कोई बनाया तो उसको हम छू नहीं सकते हैं। एप्लीकेशन को देख कर महसूस कर सकते हैं, छू कर महसूस नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सी संपदा होगी या कौन सी संपत्ति होगी? बौद्धिक संपत्ति या बौद्धिक संपदा संपत्ति। इसी के अधिकारों की, इन्हीं अधिकारों की, जैसे आपने बनाया आप बनाए, ऐसा ना हो कि आपके बिना परमिशन के कोई और यूज करने लगे, अर्थात आपको आपका पेटेंट, आपका अधिकार मिले। इसी की जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की गई 26 अप्रैल को। कब से शुरू किया गया? 2000 से शुरू किया गया। 26 अप्रैल 2000 से शुरू किया गया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया और ये संयुक्त राष्ट्र का बहुत पुराना संगठन है, जिसका नाम है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। जिसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 14 जुलाई 1967 को। 14 जुलाई 1967 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में इसमें 191 देश सदस्य हैं और भारत इसका सदस्य 1975 में बना। बात करते हैं इसके कंपटीशन में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ से इंडेक्स पूछता है। इंडेक्स की बात करें तो भारत का इंडेक्स में स्थान बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का इस वर्ष 2020 में स्थान 40वां है। 2020 में भारत का स्थान 40वां है और भारत 2019 में 36वें पायदान से 40वें पायदान पर आया है, अर्थात इसकी पोजीशन डाउन हुई है। 53 देशों पे ये सर्वे किया गया है। 53 देशों का ये सूचकांक है जिसमें भारत को 40वां स्थान मिला हुआ है। 2020 की बौद्धिक संपदा सूचकांक की थीम क्या थी? आर्ट ऑफ द पॉसिबल। यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य, कृति, कला, खोज, नाम, डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्ति या संस्था को अपनी रचना, आविष्कार पर एक निश्चित अवधि हेतु विशेषाधिकार प्रदान करते हैं। इन विशेषाधिकार का विधि द्वारा संरक्षण पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि के रूप में किया जाता है। पेटेंट का मतलब एकाधिकार से होता है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज किन व्यक्तियों की पुण्यतिथि है, उनकी बात करते हैं। आज भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम की पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 26 अप्रैल 1920 को महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन हुआ था। इनसे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, श्रीनिवास रामानुजम का जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1887 को हुआ था और इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस या नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। 26 अप्रैल 1920 को टीबी की बीमारी की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। 22 दिसंबर को हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे या राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। गणित के क्षेत्र में इन्होंने कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं लिया था, उसके बाद ये महान गणितज्ञ कहलाए। इन्होंने गणित में विश्लेषण व संख्या पद्धति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इतना योगदान दिया, रामानुजम का नाम गणित में इतने स्तर तक है कि इनके नाम से संख्याएं हैं
संख्याओं की बात करें तो रामानुजम संख्याएं, जो संख्याएं कही जाती हैं वो इस प्रकार हैं। रामानुजम संख्या उस प्राकृतिक संख्या को कहते हैं जिसे दो अलग अलग प्रकार से दो संख्याओं के घनों के योग द्वारा निरूपित किया जा सकता है, अर्थात 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर होगा 1 के क्यूब प्लस 12 के क्यूब के, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 1729। तो इस प्रकार से जो संख्याएं आएंगी वो रामानुजम संख्याएं कहलाती हैं। इसकी बात रामानुजम ने ही सबसे पहले की थी, इसीलिए इन संख्याओं को क्या कहा जाता है, रामानुजम संख्याएं। कुछ मुख्य रामानुजम संख्याएं इस प्रकार हैं, 1729 से लेके 4104, ये नीचे नोट डाउन है, 20,683, 39,312, 40,033, ये जो संख्याएं हैं ये रामानुजम संख्याएं कहलाती हैं। बात करते हैं आज के अपने अगले पॉइंट की। आज महत्वपूर्ण दिवस में आज ही के दिन सिक्किम को 1975 में भारत के 22वां राज्य बनाया गया। आज ही के दिन 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। बात करते हैं सिक्किम के हिस्ट्री की। सिक्किम भारत से पहले ब्रिटेन की स्वायत्तता उसको मिल गई थी, अर्थात ब्रिटेन से वो इंडिया से पहले फ्री हो चुका था। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब श्रीलंका से उसकी संधि हुई। उस समय सिक्किम में राजतंत्र था और वहाँ पे चोग्याल वंश का शासन था। चोग्याल एक वंश था जो उस समय सिक्किम में शासन कर रहा था। भारत से एक संधि होती है और संधि में क्या बात होती है, भारत से संधि में रक्षा की बात होती है, विदेश की बात होती है और सुरक्षा की बात होती है और संचार की बात होती है। भारत से सिक्किम का ये संधि समझौता हुआ रक्षा को लेके, विदेश को लेके और संचार को लेके। अर्थात यहाँ कहा जा सकता है कि इतने मामलों की भारत देखभाल करेगा। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं कि सिक्किम का संरक्षण कौन कर रहा था उस समय, भारत। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1947 से भारत ने सिक्किम को संरक्षण दिया। 1953 में चोग्याल वंश को शासन में मदद करने के लिए सिक्किम में ही एक स्टेट काउंसिल बनाई गई। और स्टेट काउंसिल की बात ये थी कि स्टेट काउंसिल वहाँ की जनता खुद चुनती थी। स्टेट काउंसिल को कौन चुनता था, वहाँ की जनता खुद चुनती थी। अर्थात ये लोकतांत्रिक तरीके से प्रक्रिया बनाई गई थी जो चोग्याल शासन के साथ साथ वहाँ के शासन व्यवस्था की देखरेख करती थी। 1953 के बाद जब ये स्टेट काउंसिल बना, उसके 10 सालों के बाद ताशी नामग्याल, जो वहाँ चोग्याल वंश के राजा थे, ताशी नामग्याल, जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके बेटे पाल्डेन थोडुम्प नामग्याल वहाँ के उत्तराधिकारी बनते हैं। 1970 तक आते आते 1963 में ताशी नामग्याल की मृत्यु होती है, जो वहाँ के तत्कालीन राजा थे। उनके बेटे पाल्डेन थोंडुप नामग्याल वहाँ के उत्तराधिकारी बनते हैं। 1970 तक वहाँ की राजनीति में उथल पुथल काफ़ी होते हैं। 1973 तक जो काउंसिल बनाई गई थी वहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, भारत की मदद से वो काउंसिल बनाई गई थी। 1953 से 1973 तक वहाँ अपनी वो कार्य करती रही। 1973 में वहाँ पे हुआ क्या, व्यापक जन आंदोलन हुआ, लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग जनता करने लगी। फिर समय के साथ भारत को ये दिखा कि अब यहाँ पे कुछ करना चाहिए, तो भारत ने वहाँ पर सिक्किम में जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह में 97.5% लोग भारत के पक्ष में थे। इसी को देखते हुए 23 अप्रैल 1975 को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया कि सिक्किम को भारत का राज्य का दर्जा दे दिया जाए। लोकसभा में वह उसी दिन अर्थात 23 अप्रैल 1975 को ही
299 अपोनेंट 11 से पास हो गया। आज के दिन 26 अप्रैल को राज्यसभा में पेश किया गया और पास हो गया। 15 मई 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक अली ने उस पर सिग्नेचर किया और संवैधानिक रूप से सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। सिक्किम की बात कर लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। 2019 में इन्होंने सरकार संभाली है। यहाँ पे विधानसभा सीटों की संख्या 32, लोकसभा सीटों की संख्या 1 और राज्यसभा सीटों की संख्या 1 है। सिक्किम यहाँ भूटान, नेपाल और चाइना या तिब्बत और इंडिया की तरफ से पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है। चाइना में एक ग्लेशियर है, जेमू ग्लेशियर, जहाँ से एक नदी निकलती है तिस्ता, जो आगे आके ब्रह्मपुत्र नदी में बांग्लादेश में मिल जाती है। ये नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर का भी निर्धारण करती है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आज ही के दिन 26 अप्रैल को ही ये आप देख सकते हैं देश 22वां राज्य बना। 14 अप्रैल को जनमत संग्रह कराया गया था वहाँ पे, जिसमें 97.9% वोट भारत के पक्ष में गया। बात करते हैं अगले पॉइंट की। आज ही के दिन बहुत ही विस्फोटक परमाणु हादसा हुआ, या कह सकते हैं बहुत ही विश्व की या मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना में से एक चेरनोबिल परमाणु हादसा था। ये उस वक्त सोवियत संघ का भाग हुआ करता था या सोवियत संघ के नियंत्रण में था चेरनोबिल परमाणु संयंत्र। चेरनोबिल एक जगह है जो वर्तमान समय में यूक्रेन में है। तब सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करती थी। सोवियत रूस का मतलब सोवियत संघ। ये डेट थी 25-26 अप्रैल रात, वही रात जिस रात में आप लोग सो के जगे हैं। उसी रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास यूक्रेन के या फिर कहिए सोवियत रूस के चेरनोबिल परमाणु संयंत्र के रिएक्टर 4 में बिजली की तरह एक विस्फोट होता है और उसकी छतें उड़ जाती हैं। कहा तो ये जाता है कि इसमें काफ़ी फैलाव हुआ, काफ़ी यूरेनियम डाइऑक्साइड का करीब 4% भाग हवा में मिल गया। काफ़ी लोग इससे डिस्टर्ब हुए। जो सरकारी आंकड़े हैं उसके हिसाब से 31 लोग मर गए थे तुरंत वहीं पे। इसी के क्रम में भोपाल में भी, अपने इंडिया में भी एक गैस त्रासदी हुई, जिसको हम लोग भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं। भारत की ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जो 2 से 3 दिसंबर 1984 के बीच हुई। और इसमें कौन सी गैस निकली थी जो आपको कंपटीशन में लगभग मिल जाता है? मिथाइल आइसोसाइनाइड। चेरनोबिल में कौन सी गैस निकली थी? यूरेनियम डाइऑक्साइड। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली? मिथाइल आइसोसाइनाइड। बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन की राजधानी है कीव। और यूक्रेन पड़ता कहाँ है? यूक्रेन पड़ता है ऑस्ट्रिया व रूस के बीच में। बात करें रूस की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल और व्लादिमीर पुतिन है वहाँ के राष्ट्रपति। और इसी दिन 26 अप्रैल को 1755 में ईयर बदल गया। 1755 में रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया। आपको पता है रूस की राजधानी मॉस्को। मुद्रा है, मुद्रा ध्यान रखिएगा, रूबल। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट 1962 में आज ही के दिन 26 अप्रैल को पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने चाँद की सतह को छुआ। हालांकि यह मिशन सफल नहीं माना जाता है, लेकिन पहली बार चाँद को छूने वाला अमेरिका का ये अंतरिक्ष यान आज ही के दिन 1962 में सतह पे पहुंचा था। बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारियों की। अंतरिक्ष यान जिसका नाम था रेंजर 4 ने चाँद की सतह पे आज ही के दिन कदम रखा। चाँद तक पहुंचने वाला यह पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान था। तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया और यह चाँद की सतह के चित्र नहीं भेज सका। यहाँ एक जानकारी आप लोगों को दे दें हम, इसके पहले सोवियत रूस ने चाँद की सतह पे अपना पहला अंतरिक्ष यान भेज चुका था,
या कहें सोवियत रूस को या सोवियत संघ को इससे पहले अंतरिक्षयान चाँद पर भेजने में सफलता मिल चुकी थी। हालांकि अमेरिका को भी रेंजर 7 भेजा इसके बाद में। रेंजर 7 चाँद पर आसानी से पहुंचने वाला और चाँद की सतह के चित्र को भेजने वाला अंतरिक्षयान हुआ। लेकिन आज के दिन जो अंतरिक्षयान भेजा गया था वो चंद्रमा की सतह को तो छुआ, लेकिन वहाँ की चित्र भेजने में सफल नहीं हो सका, अतः इस मिशन को असफल माना जाता है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। संयुक्त राष्ट्र की बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो कि 50 देशों का एक संयुक्त संगठन है, आपको मैप में दिख रहा होगा। 50 देशों का एक संयुक्त संगठन है जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इसकी राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी आप लोगों को यहाँ दिखेगी, ये किनारे, ये वाशिंगटन डीसी ये है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं वाशिंगटन डीसी। ये है वाशिंगटन डीसी। ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। मुद्रा है डॉलर। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, आज ही के दिन 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में वकालत शुरू की। वहाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना भी की। कब किया? 26 अप्रैल 1903 को। गांधी जी के बारे में बात करें तो वही गांधी जी हैं जो भारत के स्वतंत्रता के पुरोधा रहे, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ तट के निकट पोरबंदर के पास हुआ था, जो कि गुजरात में पड़ता है। वही गुजरात जहाँ से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। बात करते हैं आज गांधी जी पे। हम लोग कल या हो सकता है आज ही शाम तक आप लोगों को एक डिस्क्राइब वीडियो दें जो कि गांधी पार्ट 1 के नाम से रहेगा, जिसमें हम गांधी जी से जुड़े हुए सभी प्रमुख तथ्य, उनके सभी हिस्टोरिकल तथ्य आप लोगों के सामने खोल के रख देंगे। आप लोग गांधी जी के बारे में, गांधी जी से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां आप लोगों तक कल या आज शाम तक पहुंच जाने चाहिए। हो सकता है पहुंच जाए, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप लोग चाहेंगे तो गांधी जी को आप लोग बेहतर तरीके से आज शाम तक जानेंगे। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। दक्षिण अफ्रीका की बात कर लें। दक्षिण अफ्रीका, अभी कल की वीडियो में हमने दक्षिण अफ्रीका की बात की थी, जिसकी राजधानी हमने आपको बताई थी कि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 है। पहली राजधानी प्रिटोरिया जो वहाँ की कार्यकारी राजधानी है, दूसरी राजधानी ब्लामफोंटेन जो वहाँ की न्यायिक राजधानी है, और तीसरी केप टाउन विधायी। कल हमने चर्चा भी की थी कि विधायी राजधानी में क्या क्या है। वहाँ की संसद जो है वो केप टाउन में है। प्रिटोरिया में क्या है? सरकारी विभाग हैं, सारे दूतावास हैं, अर्थात सारे प्रशासनिक कार्य उसके प्रिटोरिया से होते हैं। और ब्लामफोंटेन जो उसकी न्यायिक राजधानी है, जहाँ उसके न्यायालय हैं। राष्ट्रपति प्रेजेंट में कौन है? राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट में सिरिल रामफोसा हैं और वहाँ की मुद्रा रैंड है। आप लोग मैप में देख सकते हैं साउथ अफ्रीका इंडिया की तरह ही, इंडिया में जैसे तमिलनाडु है उसी तरह अफ्रीका के मैप में साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका एकदम लास्ट में आपको दिखेगा। ये है साउथ अफ्रीका का मैप, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया के नीचे लास्ट पॉइंट पे एक तरफ इंडियन ओशियन, एक तरफ अटलांटिक ओशियन के बीच में अफ्रीका महाद्वीप में आता है। बात करते हैं आज के अगले पॉइंट की। आज ही के दिन कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आज से जुड़े हुए। 26 अप्रैल के 1654 को यहूदियों को ब्राज़ील से निकाला गया। ये वही यहूदी हैं जो इस समय इजराइल में एक समूह के रूप में इकट्ठा हैं, और इजराइल एक सशक्त यहूदी देश है प्रेजेंट टाइम में। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इसी यरूशलेम में किसी का जन्म हुआ था, ये आप लोग कमेंट में हमको बताएंगे। आज ही के दिन 26 अप्रैल 1828 को यूनान की राजधानी आज़ादी के समर्थन में रूस की तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। अर्थात रूस ने तुर्की से लड़ाई की, किसकी आज़ादी के लिए? यूनान की। ये वही यूनान है जिसको आज वर्तमान में हम लोग ग्रीस के नाम से जानते हैं। इसकी राजधानी एथेंस है। और यहाँ से जुड़ा हुआ इम्पोर्टेंट फैक्ट, ओलंपिक खेलों की शुरुआत यहीं से हुई थी।
ग्रीस के एथेंस से ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी और इसका पूर्व नाम यूनानी है। आज ही के दिन 1959 को क्यूबा ने पनामा पर आक्रमण किया और आज ही के दिन 1974 में माल्टा ने संविधान अंगीकार किया। यहाँ पे हम आप लोगों से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बाय द मैप आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से आप समझिएगा, बहुत ही इजी वे में आप समझ जाएंगे। हम बात करने वाले हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के। पहली चीज़ तो हम जानेंगे क्षेत्रफल वाइज विश्व में भारत कौन सा स्थान है। तो हम सभी लोग जानते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। बात करते हैं 7 के पहले कौन कौन से हैं। मैप से हम लोग सीखेंगे बहुत ही आसानी से। रसिया यहाँ पे हमको बड़ा साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ा एरिया इसी का है, तो हम 1 नंबर पे रसिया को रखते हैं। 1 नंबर रसिया का है। रसिया के बाद इसके सीधे सामने 2 नंबर पे आता है कनाडा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान किसका है? कनाडा का। यहाँ बात करेंगे तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे है चाइना। कहीं कहीं आपको मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बट आप कंफ्यूज ना होइएगा। प्रेजेंट टाइम में चाइना तीसरे नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान रखता है। चौथे नंबर पे है जस्ट इसके सामने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बात करें 5वें नंबर की, तो ये 5वें नंबर पर साउथ अमेरिका का ही एक देश है ब्राज़ील, आपको मैप में दिख रहा होगा हरा हरा। इसी के जस्ट सामने 6वें नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से हम लोग पहुँच गए अपने भारत में, जो कि 7वें नंबर पे है। 8वें नंबर की बात करें तो 8वें नंबर पे आता है अर्जेंटीना। और 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पे रसिया और एशिया का जो पार्ट है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के यहाँ से रसिया होता है अलग, जो कि इधर की एरिया पूरी आती है एशिया में, इधर की एरिया आती है यूरोप में। आधे से ज़्यादा एरिया एशिया में और आधे से कम एरिया यूरोप में आता है। इसीलिए रसिया को क्या कहा जाता है कि ये यूरेशिया का पार्ट है। हम लोग बात कर रहे थे क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में देशों का क्रम। पहले स्थान पे रसिया, दूसरे पे कनाडा जस्ट उसके सामने, तीसरे पे हम आते हैं चाइना में, तीसरा स्थान चाइना का है। चौथा जस्ट उसके सामने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। 5वां स्थान है ब्राज़ील का, जो साउथ अमेरिका का पार्ट है। 6वां स्थान है जस्ट उसके सामने ऑस्ट्रेलिया का। 7वां अपना हाई है। 8वां स्थान फिर हम जाएंगे साउथ अफ्रीका में, और यहाँ पे एक देश है अर्जेंटीना, उसका स्थान है। 9वां स्थान है रसिया में। रसिया के नीचे एक देश है कजाकिस्तान। इसका हमने 9वें स्थान तक क्यों चर्चा की? क्योंकि ये ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड है और विश्व का सबसे बड़ा, विश्व में कुल 49 कंट्रीज ऐसी हैं जो लैंड लॉक्ड हैं, जिसमें से कजाकिस्तान सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से लैंड लॉक्ड कंट्री कजाकिस्तान। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां। इतना आप लोगों को तो अब कंफर्म ही हो गया होगा, भूलेंगे आप लोग कभी नहीं कि 1 नंबर पे रशिया, 2 नंबर पे कनाडा, 3 पे चाइना, 4 पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, 5 पे ब्राज़ील, 6 पे ऑस्ट्रेलिया, 7 पे इंडिया। अपने तक तो याद ही रखेंगे। और 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लैंड लॉक्ड में सबसे बड़ा कजाकिस्तान। कितने कंट्री टोटल हैं? 49। हम बात करते हैं आज के अपने इंटरेस्टिंग पॉइंट की। कल हमारे वीडियो के प्रश्न में 2 लोगों ने उत्तर दिया। हमारा प्रश्न था कि विदेश मंत्रालय कि विदेश व्यापार को कौन सा भारत का ऐसा मंत्रालय है जो उसके कार्यभार को देखता है। 2 लोगों ने हमको कमेंट करके सही उत्तर दिया। उन दोनों लोगों को हमने पिन किया है। पहला नाम है जयशंकर तिवारी, जिन्होंने सही आंसर दिया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दूसरा नाम है सौरभ पांडे, जिन्होंने सही उत्तर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। दोनों का अर्थ है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत के विदेशी व्यापार के कार्यभार को देखता है। बात करते हैं आज के प्रश्न की। आज का प्रश्न है बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 की थीम क्या है और भारत का स्थान क्या है। आप अपना आंसर
कमेंट बॉक्स में पिन करें। हम आपको अपने वीडियो में पिन करेंगे। आशा करते हैं आज का सेशन आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में और शेयर करने में आप लोग काफ़ी कंजूसी दिखा रहे हैं, जो कि ना दिखाएं। आपके लिए भी बेहतर है, हम लोगों के लिए भी बेहतर है। जितना शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपके लिए और ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके हम आपके सामने मिलेंगे। और हाँ, अगर आपका कोई सुझाव है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। तो ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और रोचक तथ्यों के साथ। जय हिंद, जय भारत।